जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन FIA एक्ट क्लास कंडक्टेड बाय अल हक एजुकेशन सिस्टम। आज की क्लास में हम असिस्टेंट डायरेक्टर के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे। ये पोर्शन इम्पोर्टेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि FIA एक्ट सिर्फ 2 से 3 सफ़े का है। 2 से 3 सफ़े का एक्ट जो सिर्फ 30 से 40 मिनट की क्लास में कवर हो सकता है, कवर होगा, और आप इंशाल्लाह यहीं पे याद करके प्रैक्टिस करके जाएंगे। और इसमें से आपके 16 मार्क्स का पेपर आएगा और लाजमी आएगा। जो बाकी पोर्शंस होते उसमें से आप श्योर नहीं होते कि कौन सा टॉपिक आएगा या फिर उस सब्जेक्ट का एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन आएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा गया कि जनरल एबिलिटी या मैथ्स 16 नंबर की आएगी, तो 100% श्योरिटी नहीं है कि वो 16 नंबर की ही आएगी। वो उनकी मर्जी है, वो 5-6 नंबर की दे दें, 10 नंबर की दे दें, 16 की दे दें, 20-25 तक दे दें, हो सकता है। लेकिन FIA एक्ट का जो असूल चलता आ रहा है, ये तकरीबन एग्जैक्टली 16 मार्क्स का होता है और बहुत आसान सी चीजें, मजे की चीजें। लेकिन FIA एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ FIA के मुताबिक कि FIA है क्या। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो 13 जनवरी 1975 को बनाई गई, एक एक्ट यानी जिसे FIA एक्ट 1974 का नाम दिया गया, उसके जरिए से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस एजेंसी यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया। जैसा कि नाम से जाहिर है, फेडरल यानी पूरे पाकिस्तान को ये कवर करेगी, एज अ होल टेरिटरी को कवर करेगी, और ये ऐसे ही फंक्शंस परफॉर्म करेगी कि जो फेडरल से रिलेटेड हैं, लाइक करेंसी रिलेटेड इश्यूज, इंटर प्रोविंशियल इश्यूज, स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स, यानी वो चीजें जो एज अ होल पाकिस्तान की कॉमन प्रॉब्लम। अब 1975 में ये बनी। मोटो क्या था? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का पार्ट है, यानी वजारत दाखिला का एक महकमा है। वजारत दाखिला के मातहत एक इदारा FIA, जिसे ओवरऑल डायरेक्टर जनरल या DG FIA हेड कर रहा होता है, और इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। एज अ होल DG FIA होगा। उसके बाद फिर 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल होंगे। DG FIA के बाद 3 एडिशनल DGs, एंड देन फिर 10 डायरेक्टर्स होंगे। इस तरह से ये फिर पूरे पाकिस्तान में काम करता है। डिफरेंट इसके जोन बनाए गए। अगर साइबर क्राइम को देखें तो साइबर क्राइम से रिलेटेड तकरीबन 6 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया। इसके अलावा अगर इसके विंग्स की बात करें तो FIA का काउंटर टेररिज्म विंग काम कर रहा है। इसी तरह क्राइम विंग, इमिग्रेशन विंग, टेक्निकल विंग, साइबर क्राइम विंग, इसी तरह एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग, इसी तरह नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो इंटरपोल को से कनेक्टेड है। यानी इंटरपोल का आपने सुना होगा, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल के जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड पुलिस के तौर पे काम करती है। तो पाकिस्तान में इंटरपोल से लिंक जो इदारा है वो है FIA। FIA की एक ब्रांच है NCB, वो इस चीज को डील करती है। तो ये भी MCQ पूछा जा सकता है। अब हमने ये पढ़ा कि FIA कब बनी? 1975 में। तो क्या इससे पहले भी इस किस्म का कोई इदारा मौजूद था या फिर ये न्यू आइडिया आया? तो इससे पहले पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, जो 1948 में बना। यानी स्पेशल पुलिस के तौर पर ये इदारा काम करता था। 1972 में जब उन्होंने ये सोचा
डिबैकल ऑफ ढाका के बाद, डिबैकल ऑफ ढाका के बाद पुलिस में रिफॉर्म्स की जाए, तो न्यू रिफॉर्म्स के तहत फिर जो स्पेशल पुलिस थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया एफआईए में। ठीक है, तो पहले स्पेशल पुलिस होती थी, तो स्पेशल पुलिस को थोड़ा सा फंक्शन मजीद वाइडन किया गया और उसका नाम चेंज करके एफआईए कर दिया गया। इससे मुतालिक मजीद बहुत सारी चीजें हैं कि कौन से एक्ट के तहत काम करता है, कैसे करता है, वो हम जब इसके स्केड्यूल्स और इसके सेक्शंस देखेंगे तो उससे ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले एफआईए एक्ट। अच्छा, एफआईए एक्ट का नाम ये इसके फर्स्ट सेक्शन में होगा। सॉरी, एफआईए एक्ट एक स्केड्यूल और 10 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। हर सेक्शन एक स्पेसिफिक पोर्शन को, एक स्पेसिफिक चीज को डील करता है। हम वन बाय वन इन 10 सेक्शंस को देखेंगे। पहला सेक्शन किसी भी एक्ट का, किसी भी कानून का जो पहला सेक्शन होता है उसमें उसका नाम बताया जाता है और ये बताया जाता है कि ये कानून कहाँ पे लागू होगा और कब से लागू होगा। आप कोई भी लॉ पढ़ेंगे, कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज आपको नजर आएगी। तो अगर इसका सेक्शन 1 देखें एफआईए का, टोटल 10 सेक्शंस है। अगर फर्स्ट सेक्शन देखें तो फर्स्ट सेक्शन में सबसे पहला जो काम होगा वो इसका टाइटल, देन उसके बाद ये लागू कहाँ पे है, और देन फिर उसके बाद कमेंसमेंट ये लागू कब से होगा और कैसे होगा। ये सेक्शंस की तरतीब और सेक्शंस के नाम लाजमी याद रखने। पहला सेक्शन क्या है, उसमें आपका नाम आ गया, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, ये तमाम एक्ट्स में, तमाम कानून में ये चीज सेम होता है, तो ये तो यहाँ पर याद रह जाएगा। टाइटल क्या है जी इसका, जो ऑफिशियली टाइटल इसका है वो है एफआईए एक्ट या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। ये चूंकि 1975 में पास हुआ, यानी 13 जनवरी 1975 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर साइन किए। 13 जनवरी 1975 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किए एफआईए एक्ट पे, और 17 जनवरी 1975 को ये ऑफिशियली बतौर गजट शाया कर दिया गया। तो एफआईए एक्ट पब्लिश कब हुआ, 17 जनवरी 1975, और काबिल अमल कब हुआ, 13 जनवरी को। यानी कोई भी कानून कोई भी कानून काबिल अमल उस वक्त होता है जब प्रेसिडेंट साइन करता है। तो प्रेसिडेंट साहब ने कब साइन किया, 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को एफआईए बन गई, एफआईए का काम शुरू हो गया। ऑफिशियली जो एफआईए एक्ट है वो 17 जनवरी को बतौर गजट शाया हुआ। इसलिए असल नाम क्या है, एफआईए एक्ट 1974, लेकिन बस दफा इसे एफआईए एक्ट 1975 कह दिया जाता है। असल नाम क्या है, एफआईए एक्ट 1974, लेकिन बस दफा 1975 भी लिख दिया जाता है। 1975 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो गजट था ये शाया कब हुआ, या ये अमल दरामद कब हुआ, 1975 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि एफआईए एक्ट का नाम, अब यही बताएंगे। लेकिन बस दफा वो ये भी कह सकता है कि एफआईए एक्ट 1974 आल्सो कॉल्ड, अब 1974 को उसने ज्यादा खुद बता दिया, तो देन फिर उसने उसका मतलब ये दूसरा नाम पूछना चाह रहा है, तो फिर दूसरा नाम आप ये बता सकते हैं। एफआईए एक्ट 1920 कहते हैं,
पहला नाम यही है, याद आपने यही रखना है, लेकिन अगर वो ये गिवन हो तो फिर आप 1975 की तरफ जाएंगे। ये 1975 का कौन सा एक्ट था? एक्ट नंबर 8। तो ये आपने लिखा पता होगा कि FIA एक्ट 8 ऑफ 1975। ये आ गया जी, यानी सेक्शन 1 का फर्स्ट जो सब सेक्शन था उसमें उसका नाम आ गया, टाइटल। सेकंड सब सेक्शन, उसमें क्या होगा? एक्सटेंट, ये किस किस पर लागू होगा? तो ये लागू होगा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तमाम सिटीजन पर, ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और उसके अलावा पब्लिक सर्वेंट्स पे। में लाइन क्या लिखी हुई है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, कि ये पूरे पाकिस्तान पर लागू होगा, एंड आल्सो अप्लाइज टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट वेयर एवर दे मे बी, वो जहां पर भी होंगे, यानी पूरे पाकिस्तान की टेरिटरी पर लगेगा, पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर लगेगा। यानी अगर पाकिस्तानी यहाँ पर जुर्म करता है, जुर्म करके वो किसी दूसरे मुल्क चला जाता है, तो ये एक्ट उस पर लागू होगा, उसकी वहां पर भी गिरफ्तारी होगी, वहां पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का शहरी अगर कोई जुर्म करता है, जो जुर्म आगे बताए गए, तो वो जहां पर मर्जी होगा सॉरी मेरा जरा गला खराब है। तो वो पाकिस्तान का सिटीजन जहां पर मर्जी हो तो उस पर यह लागू होगा, और तमाम पब्लिक सर्वेंट्स पर यह लागू होगा। अब पब्लिक सर्वेंट्स कौन से हैं? गवर्नमेंट के, हुकूमत के तमाम मुलाजमीन, वो किसी भी तरह के मुलाजिम होंगे, इनमें आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल है, या फिर ऐसे लोग जो हुकूमती इदारों से लेन देन में शामिल है, इस तरह ठेकेदार है। अब वो बकायदा मुलाजिम तो नहीं है, लेकिन वो हुकूमती लेन देन में शामिल है। इसी तरह MNA वगैरह हो गए, अब वो बकायदा सर्वेंट तो नहीं है, लेकिन वो इस पब्लिक सर्वेंट की टेरिफ में आएंगे। और इसमें गैर मुल्क भी शामिल हो सकते हैं, यानी कोई बाहर का आदमी, किसी दूसरे मुल्क का शहरी अगर पाकिस्तान में जॉब कर रहा है तो वो भी, उस पर भी ये जो रूल है FIA एक्ट ये लागू होगा। नेक्स्ट कमेंसमेंट के ये शुरू होगा कि जैसे ही ये शाया हुआ, एट वंस, फौरी, एक ही दफा ये सब पर लागू हो जाएगा। ठीक हो गया? तो थर्ड सेक्शन में क्या लिखा गया? ये एक ही दफा पाकिस्तान में अप्लाई हो गया। तो ये हमारा हो गया जी फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में क्या था? सिंपल शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये सब में होगा, चीजें आपको यकीनन याद हो गई होंगी। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 भी तमाम कानून सेम होता है। पहले में क्या होता है? उसका नाम। दूसरे सेक्शन में क्या होता है? दूसरा सेक्शन होता है डेफिनेशंस, जो लफ्ज इस रूल में, इस कानून में लिखा जाएगा उसका मतलब क्या होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल के अंदर लिखा गया एजेंसी। अब एजेंसी में कोई भी एजेंसी आ सकती है, लेकिन इस रूल के अंदर जब एजेंसी का लफ्ज लिखा जाएगा तो उससे मुराद होगा FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कोड से मुराद कोई भी कानून हो सकता है, लेकिन FIA एक्ट में जब कोड लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ।
ये साल भी लाजमी याद रखना है। तो एफआईए एक्ट के अंदर जब भी कोड का लफ्ज आएगा उससे मुराद होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिफाइन करता है कि कोई अगर क्राइम हो जाता है तो उस क्राइम के को अदालत में किस तरह से प्रोसिक्यूट किया जाएगा, या उसके के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाना है, एफआईआर होगी, उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो सारा प्रोसीजर किस तरह से फॉलो किया जाएगा, वो प्रोसीजर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 बताता है। तो ये साल है, ये लाजमी याद रखिए। इसके अलावा एजेंसी होगी कोर्ट। अगर डीजी लिखा जाए या डायरेक्टर जनरल लिखा जाएगा तो उससे मुराद जनरल ऑफ एफआईए होगा। अगर इस एक्ट के अंदर कहीं पे प्रोविंशियल पुलिस लिखा हुआ है, प्रोविंशियल पुलिस, तो उससे मुराद सूबाई पुलिस होगी, जिनमें अगर पंजाब में होगी तो पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, यूपी पुलिस। और पाकिस्तान में उस वक्त या ओवरऑल जो पुलिस काम करता है वो किस तरह से करती है? पुलिस एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग 1861। अब इसके बाद पुलिस एक्ट 2002 आ गया हुआ है करंटली। लेकिन जब ये कानून आया, यानी जब एफआईए आया था तो उस वक्त पुलिस एक्ट यही था। तो जब प्रोविंशियल पुलिस लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा पुलिस एक्ट 1861 के मुताबिक जो भी पुलिस जिस सूबे में काम कर रही है, इस तरह पंजाब में पंजाब पुलिस काम कर रही है, सिंध में सिंध पुलिस काम कर रही है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान पुलिस, तो वो पुलिस मुराद होगी। ठीक है। इसी तरह हर चीज उन्होंने खुद बताई जी। डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल। इसी तरह आखिर में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, अगर किसी का दरम्यान में कोई इशू आ रहा है वॉइस वगैरह का या किसी चीज का, तो वो मैं आखिर में एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा सारा। अच्छा जी, यहीं पे लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट, जिस तरह अभी हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया अभी एक्ट 1 में ही पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज आया था। तो पब्लिक सर्वेंट से क्या मुराद होगा? तो पब्लिक सर्वेंट की जो तारीफ है वो पाकिस्तान पेनल कोड परेशान नहीं होना, आखिर में जब क्लास एंड होगी तो ये सारी चीजें आपको आती होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। जस्ट काम रहना है और जो ब्रीक सी चीजें हैं वो लाजमी नोट करने की कोशिश करना है, कोई पॉइंट आपको मिस ना हो। अच्छा जी, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 दो कानून हैं, एक है पाकिस्तान पिनल कोड, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पिनल कोड कब आया? 1860 में। पाकिस्तान पिनल कोड में एक डेफिनेशंस है, एक कोई भी जुर्म को जुर्म होगा, यानी फॉर एग्जांपल चोरी, चोरी किसे कहते हैं? इसकी तारीफ पाकिस्तान पिनल कोड में। इसे किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन पाकिस्तान पिनल कोड में। जना किसे कहेंगे? इसकी डेफिनेशन ये है। रेप किसे कहेंगे? इसकी डेफिनेशन ये है। तो हर चीज की डेफिनेशन, जो भी क्राइम हो रहा है और उस क्राइम की सजा, डेफिनेशन भी और उसकी सजा भी, ये दोनों चीजें पाकिस्तान पिनल कोड में शामिल है। और ये कब आया? 1860 में। तो ये साल भी लाजमी याद रखें। तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन भी जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसमें गिवन है। और है क्या वो मैंने आपको बताया कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉई होगा या फिर गवर्नमेंट के इदारे के साथ जो लेन देन में लिंक्ड है कोई भी पर्सन, तो वो पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह अगर बात करें, अगर कहीं पे लिखा होगा स्पेशल पुलिस, तो स्पेशल पुलिस से मुराद क्या होगी?
यही, यानी एफआईए बनने से पहले जो पुलिस थी उसका नाम क्या था? स्पेशल पुलिस। तो वो हुई पाकिस्तान पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948। ठीक हो गया। और ये 1948 में एक ऑर्डिनेंस आया था, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 उसके तहत ये बनाई गई। इसी तरह एक और पुलिस ऑर्डर है, स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर। स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन, ये मैं पुलिस एक्ट सॉरी एफआई एक्ट आपको शेयर भी करूंगा, तो वो फिर आप एक दफा रीडिंग कर लेंगे 2-3 सफे, तो आपको ये सारी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। ये आया था जी 1962 में। अच्छा जी, इसमें लफ्ज देखें, एक स्पेशल पुलिस, यानी स्पेशल पुलिस की शक्ल में एक धारा 1948 से मौजूद था। उसके साथ साथ जो प्रोविंशियल पुलिस थी वो भी मौजूद थी, यानी पंजाब पुलिस भी थी, सिंध पुलिस, ये हर सूबे की अपनी पुलिस भी मौजूद थी, और वफाक की जो पुलिस थी स्पेशल पुलिस वो भी मौजूद थी। फिर क्या किया गया कि एक आर्डर के जरिए से इन दोनों की वर्किंग को इकट्ठा किया गया कि किस तरह से ये दोनों मिलकर काम करेंगे, किस तरह से एक दूसरे को असिस्ट करेंगे। तो वो आर्डर क्या था? स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस एमलगमेशन आर्डर 1962। साल लाजमी याद रखने हैं। साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप एमसीक्यूज आना है ना, असल में उसने एमसीक्यूज वगैरह का सेक्शन का पूछा होगा। अब एक्ट या सेक्शन या ये चीजें मिक्स हो सकती है। अगर आपको ईयर याद होगा तो ये यहाँ से आप ना वहां पे आंसर करने में, क्लिक करने में आसानी हो जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक्ट में कंफ्यूजन का मसला आ सकता है। अगर वो आपको ठीक ये ना हुआ तो कम चल जाएगा, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको कंफ्यूज होने से बचाएगी, तो इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि ईयर लाजमी याद रखें। अच्छा जी, स्पेसिफाइड पर्संस की डेफिनेशन भी की गई है कि वो लोग जो इन सारी चीजों को डील कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 और आर्टिकल 3। इसी तरह अगर रूल की बात की जाए, रूल की डेफिनेशन लिखी गई है। रूल से मुराद क्या होगा? एफआईए एक्ट तहत जो भी रूल बनाएगा, एफआईए एक्ट 1974 के मुताबिक एफआईए एक्ट 1974 के मुताबिक जो भी रूल बनाया जाएगा उसके लिए रूल का लफ्ज आया है। तो ये डेफिनेशंस, यानी सेक्शन 1 में हमने क्या किया था, उसका नाम, टाइटल वगैरह। सेक्शन 2 में थी डेफिनेशंस, यानी ये वो सारी बातें जो सारे लफ्ज मैंने आपको बताए, ये सारे आगे एक्ट के अंदर यूज होने हैं। तो ऐसा ना हो कि वहां पे आप कंफ्यूज होते रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एजेंसी से मुराद क्या था? एफआईए। कोर्ट से मुराद क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है? पाकिस्तान पिनल कोड में। तो जब वहां पे कोड आए तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। जब एजेंसी का लफ्ज आए तो आपको पता चल जाए कि एफआईए की बात हो रही। अगर डीजी का लफ्ज आए तो आपको पता चल जाए कि डीजी कौन सा? डीजी एफआईए। ठीक है। तो दूसरे सेक्शन में आ गई थी जी डेफिनेशन। तीसरा सेक्शन आ गया, ये जो एजेंसी बनाई गई ये बनाई क्यों गई, इसका काम वगैरह क्या है। तो थर्ड सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी यानी ये एजेंसी बनाई क्यों गई। रूल अगेन प्लीज, रूल से मुराद जो भी रूल बनाया जाएगा एफआईए एक्ट के अंदर, एफआईए एक्ट के तहत, उसे रूल कहेंगे जस्ट। ठीक है। अच्छा जी, क्या था?
ये आप जब रीडिंग देंगे तो ये छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 3 स्टार्ट हो गया। इसमें सबसे पहले कि ये जो एजेंसी बनाई गई है ये डील किससे करेगी, यानी किस किस्म के ऑफेंसेस को ये डील करेगी। कि कोई बंदा इस किस्म का जुर्म कर रहा हो या फिर जुर्म करने की कोशिश कर रहा हो या फिर उम्मीद हो कि ये बंदा ये काम करने वाला है, तो ऐसे तमाम ऑफेंसेस के खिलाफ ये जो एजेंसी है ये काम करेगी। यानी सेक्शन 1 में उन ऑफेंसेस को बताया गया है, यानी सॉरी सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में सबसे पहले ये बताया गया कि ये एजेंसी बनाई क्यों गई, यानी इन किस किस्म का ऑफेंसेस जो हैं उनके खिलाफ ये एजेंसी काम करेगी। ठीक हो गया पहला। उसके बाद ये इस एजेंसी का एक सरबराह होगा, उसका नाम क्या होगा, डीजीएफआईए। ये सरबराह लगाएगा कौन, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा ये छोटी छोटी बातें बहुत अहम, यानी अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ हर लफ्ज अहम है। सरबराह कौन है, डीजीएफआईए। इसको लगाएगा कौन, फेडरल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एमसीक्यूज आप बनेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही एमसीक्यूज आता है, डीजीएफआईए को कौन अपॉइंट करता है, फेडरल गवर्नमेंट। अब वहां पे वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, या फेडरल गवर्नमेंट से क्या मुराद है। इन रियल फेडरल गवर्नमेंट से मुराद होती है फेडरल कैबिनेट। फेडरल गवर्नमेंट का ऑप्शन वहां पे मौजूद होगा, ये ना हो तो फिर वहां पे फेडरल कैबिनेट का ऑप्शन मौजूद होगा, वो भी ना हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर का होगा। लेकिन तरतीब याद रखनी है, सबसे पहले आपने फेडरल गवर्नमेंट को देखना है। अगर ये दोनों मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी, तो आप इसको टिक देंगे फेडरल गवर्नमेंट। तो डीजीएफआईए और इसके अलावा एफआईए को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, डीजीएफआईए और एफआईए के जितने भी मेंबरान होंगे, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वगैरह, यानी जितने भी ऑफिसर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको कौन अपॉइंट करेगा जी, फेडरल गवर्नमेंट। तो ये था जी हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 में दो चीजें थी कि ये बनाई क्यों गई। पहले सेक्शन में, पहले सब सेक्शन में क्या आ गया, ये बनाई क्यों गई। उसमें हमने बताया कि इस किस्म के जो जराइम्स होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए ये एजेंसी बनाई गई, सब सेक्शन 1 में। दूसरे में ये बताया गया कि ये एजेंसी चलेगी कैसे। तो कैसे चलेगी भी, डीजीएफआईए चलाएगा बाकी मेंबर्स के साथ, बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलके। और वो मैंने आपको बताया था कि वो कितने लोग होंगे, तीन एडिशनल डायरेक्टर जनरल होंगे और 10 डायरेक्टर्स होंगे, और उसके बाद नीचे वगैरह सारे। तो इनको अपॉइंट कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया, क्लियर। ये हमारे पास आ गया जी सेक्शन 3। अब आते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 है कि सुपरिटेंडेंस यानी सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी सुपरविजन किसके पास होती है। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या यूनिवर्सिटी भी जाते खुद का इदारा है ना, उसमें क्लासेस हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब उसकी सुपरिटेंडेंस किसके पास है, वीसी के पास। जबकि वहां पे जो क्लास है, आप क्लास में बैठे हुए हैं ना, तो आपके असल में सुपरिटेंडेंस किसके पास आ गई, वाइस चांसलर के पास, वीसी के पास, जो सरबराह है वहां का। जब एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगी,
एडमिनिस्ट्रेशन होगी आपकी क्लास टीचर के पास, कि वो ही आपकी क्लास को चला रहा होगा ना। तो एफआईए में सुपरिटेंडेंस होगी के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। सुपरविजन किसकी होगी? फेडरल गवर्नमेंट की। नजर कौन रखेगा? फेडरल गवर्नमेंट। और चलाएगा कौन? चलाने वाली हस्ती का नाम डीजीएफआईए। ठीक हो गया जी। और डीजीएफआईए होगा, क्योंकि एफआईए क्या है? स्पेशल पुलिस है। एफआईए भी एक पुलिस है ना, एफआईए भी एक पुलिस है। तो जो डीजीएफआईए होगा वो स्पेशल पुलिस का सरबराह होगा। तो यानी इसमें भी अख्तियारात वही होंगे जो आईजी पुलिस के होते हैं। जो प्रोविंशियल पुलिस होती है उसमें उसका जो सरबराह होता है आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो अख्तियारात उसके पास होते हैं वही सारे अख्तियारात डीजीएफआईए के पास भी होंगे। ठीक हो गया। और आईजी पुलिस के जो अख्तियारात होंगे वो कहाँ पे बताए गए होंगे? आईजी पुलिस के अख्तियारात कहाँ पे बताए गए उन्हें? पुलिस एक्ट में। लाजमी सी बात है, पुलिस एक्ट में होंगे ना। पुलिस एक्ट 1861। तो डीजीएफआईए उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा और उसके जो अख्तियारात होंगे वो आईजी पुलिस के बराबर होंगे। ओके, तो ये था जी हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 में दो चीजें थी, सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सुपरिटेंडेंस फेडरल गवर्नमेंट के पास और एडमिनिस्ट्रेशन डीजीएफआईए के पास। तो ये हो गया जी सेक्शन 4। कौन सी चीजें हैं ना, चीजें आपको आती हैं। हाँ, डीजीएफआईए के अंदर एफआईए की सारी पूरी, यानी पूरा एफआईए का जो हेड है वो डीजीएफआईए। अच्छा जी, ये आ गया जी सेक्शन 4। सेक्शन 5 ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी। सेक्शन 5 में है हमारे पास पावर्स, पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी। यानी जो एजेंसी के मेंबर्स हैं, एफआईए के जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास पावर्स कौन कौन सी? ये लोग किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, यानी यू कह लें ये सर्च भी कर सकते हैं, जो आम पुलिस जैसे कर रही है, सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, कोई मशकूक लगे प्रॉपर्टी तो उसको सीज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, सर्च भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी इस किस्म की मशकूक है या किसी पर केस चल रहा है तो उसे ये कर भी सकते हैं, सीज भी कर सकते हैं। और ये सारा काम हो किस तरह से रहा होगा? इन एफआईए के भी पुलिस स्टेशन हैं, एफआईए के भी पुलिस स्टेशन हैं। और वो पुलिस स्टेशन परमानेंट भी हो सकते हैं। एफआईए का जो पुलिस स्टेशन होगा वो परमानेंट भी हो सकता है, जिस तरह पुलिस के थाने वगैरह बने हुए। और ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं, स्पेशल भी बनाए जा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल क्या होता है कि किसी पॉलिटिशियंस वगैरह को पकड़ते हैं तो उसके घर को सब जेल करार देते हैं, तो वो आर्जी तौर पे जेल बन जाती है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट पास इख्तियार है कि वो किसी जगह को, किसी टेरिटरी को परमानेंट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दे या फिर आर्जी तौर पर किसी स्पेशल केस के लिए पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दे। और उसका जो इंचार्ज होगा एफआईए पुलिस स्टेशन का, वो कौन होगा? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर एफआईए
पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा, उस थाने का एफआईए के थाने का इंचार्ज होगा, और इसी के पास इख्तियार है। एफआईए का जो सब इंस्पेक्टर होगा वो किसी भी शख्स को बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकता है, बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकता है। कौन? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से नीचे यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई या कोई कांस्टेबल वगैरह किसी शख्स को बगैर वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते। सब इंस्पेक्टर पुलिस के पास, सब इंस्पेक्टर ये जो एफआईए है उसके पास ये इख्तियार है कि बगैर वारंट गिरफ्तार कर ले, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। बगैर वारंट गिरफ्तारी के लिए उससे पहले एफआईए से रिटर्न अप्रूवल लेना पड़ेगी। ऐसे अपनी मर्जी से किसी बंदे को नहीं गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर से नीचे कोई भी बंदा बगैर वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकता। मिनिमम सब इंस्पेक्टर होना जरूरी है, और सब इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। वो पहले डीजीएफआई से रिटर्न अप्रूवल लेगा और उसके बाद फिर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकेगा। और इस सब इंस्पेक्टर जो एज ए इंचार्ज पुलिस स्टेशन काम कर रहा है, इस पे भी वही इख्तियारात होंगे जो पुलिस में एसएचओ के होते हैं। एसएचओ पुलिस जो एसएचओ होता है पुलिस स्टेशन का सरबराह होता है, हेड होता है। वहां पे जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे वही ले रहा होता है। तो यहाँ पे भी सब इंस्पेक्टर बतौर इंचार्ज उसी तरह से काम करता है। एक और चीज, इनके पास एक और पावर है। अगर इन्होंने ये समझा कि ये जो चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई सैंपल वगैरह पड़े हुए थे, कोई मशकूक चीज थी, इन्होंने इसको सीज कर दिया, यानी ये कह दिया कि ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, बंदा इसको यहाँ से हिला नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता। तो कोई भी शख्स उस मजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर उस चीज को रिमूव नहीं करेगा। तो केस है ना, केस की कुछ शवाहिदात वगैरह कहीं पे पड़े हुए थे। अब जो मेंबर ऑफ एजेंसी होगा उसने बता दिया, और ये रिटर्न ऑर्डर होगा, ओरली नहीं बताएगा, उसने रिटर्न ऑर्डर कर दिया। वर्बली ये बात नहीं बताई जाएगी, रिटर्न बताई जाएगी। जो भी ऑर्डर होगा, जो भी काम होगा, सारा रिटर्न होगा। ये एमसीक्यूज बनते हैं छोटे छोटे, रिटर्न, वर्बल एटसेट्रा, तो इसलिए मैं साथ साथ ये चीज भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अब रिटर्न ऑर्डर के जरिए से बता देगा कि ये जो 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 ये चीजें हैं भी बंदा छेड़ नहीं सकता। ना तो इसमें कुछ चीज मजीद ऐड कर सकेगा, ना इसको छेड़ सकता है, ना डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ना इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो कोई भी शख्स इजाजत के बगैर ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो फिर उसका स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा और उसे 1 साल कैद, 1 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। ठीक है। सेक्शन 5 उसकी पावर्स को बताता है। पावर्स वही है सर्च, अरेस्ट, सीजर वगैरह। अरेस्ट करना है किसी को तो सब इंस्पेक्टर बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है डीजीएफआई की इजाजत लेकर। दूसरी इनकी पावर ये है कि अगर इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इस इलाके को, इस चीज को आपने नहीं छेड़ना, तो कोई शख्स इसको नहीं छेड़ सकता इजाजत के बगैर। अगर छेड़ेगा तो उसका फिर स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा, और वही केस और वो फिर अगर अदालत जो भी उसे सजा दे, और वो 1 साल कैद तक से सजा दे सकती है। इसी सेक्शन 5 में एक और अमेंडमेंट हुई है
जिसे 5A कहते हैं। ये वैसे आप FIA एक्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पेपर में वगैरह में आ सकती है। तो एक आप सबने अप्लाई किया होगा असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल FIA भी पोस्ट होती है, आपके पैरेलल ही आती है, वो भी 17 का ही होता है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल या डिप्टी डायरेक्टर लीगल, ये दोनों बतौर वकील केस चला सकते हैं, बतौर प्रोसिक्यूटर काम कर सकते हैं, क्योंकि लीगल जो होता है वो LLB ही करके ही आते हैं लोग, वकील होते हैं वो। तो जो AD लीगल होगा या डिप्टी डायरेक्टर लीगल होगा, वो दोनों बतौर प्रोसिक्यूटर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 5A बताता है। ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपके एक्ट में नहीं है। कौन सी कोर्ट? स्पेशल कोर्ट्स, इनकी अपनी स्पेशल कोर्ट्स हैं FIA की, तो उनमें फिर इनके केसेस वगैरह चलते हैं। तो ये था जी सेक्शन 5, जिसमें हमने क्या किया, उसकी पावर्स को समझा। सेक्शन 6, सेक्शन 6 है कि अंदर अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो किसके पास है। इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है? तो इसको कौन अमेंडमेंट कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट। कानून है ना, कानून, तो इसमें कानून को मैं तब्दीली कौन कर सकता है? वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत क्या करेगी कि इसमें अगर तरमीम करेगी, तरमीम करके ऑफिशियल गजट शाया करेगी। पहले भी इसका ऑफिशियल गजट शाया हुआ है ना, तो हमने पढ़ा था कि 17 जनवरी को पब्लिश हुआ। तो अगर इसमें कुछ तरमीम होगी, तो वो भी ऑफिशियल गजट की फॉर्म में फिर शाया की जाएगी, और वो करेगा कौन? फेडरल गवर्नमेंट। तो इसमें किसी किस्म की तब्दीली की जा सकती है, लेकिन तब्दीली करेगा कौन? फेडरल गवर्नमेंट। तो ये आ गया जी सेक्शन 6। अगर सेक्शन 7 की बात करें, वो है डेलीगेशन ऑफ पावर। कौन बंदा अपनी पावर दूसरे को दे सकता है? जो DGFIA है, वो अपनी पावर किसी दूसरे मेंबर को दे सकता है। एजेंस जो DGFIA है, वो जो अपनी पावर है तो काम करने की, लीड करने की, फॉर एग्जांपल अब ओवरऑल सब रहा है ना वो, अब वो ओवरऑल सारा काम खुद तो नहीं संभाल सकता, तो वो क्या करता है कि साइबर क्राइम विंग अलहदा बना दिया, उस वहां पे एक डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लगा दिया, तो अपनी कुछ पावर उसको दे दी कि आप वहां पे ये काम कर लो। कुछ उसने पावर आगे अपने डायरेक्टर्स को दे दी कि आपने भाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग चलाना है, तो उसके लिए आप इंडियन पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पावर का हेड कौन है? DGFIA। तो आगे पावर दे कौन सकता है? DGFIA। और वो किसे दे सकता है? मेंबर ऑफ एजेंसी को, यानी अपनी FIA के ही किसी बंदे को दे सकता है, ऐसे हर बंदे को नहीं दे सकता। तो ये क्या जी सेक्शन 7 है ना, चीजें मजे की वाली चीजें हैं बस। अच्छा जी, तो सेक्शन 7 में क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर। पावर किसे दी जा सकती है? तो DGFIA ही दे सकता है, और किसे दे सकते हैं? एजेंसी के किसी भी बंदे को। उसके बाद आ गया जी सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या है? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी यानी कोई भी बंदा, FIA का कोई भी मेंबर, यानी एजेंसी को कोई भी मेंबर जो भी काम कर रहा होगा कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए, यानी अगर वो किसी को गिरफ्तार कर रहा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, और वो सारे का सारा लीगल काम ही कर रहा है, तो उस लीगल काम के खिलाफ, लीगल काम पर उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई केस नहीं किया जा सकता। यानी अगर वो किसी बंदे को गिरफ्तार करता है, तो उसके गिरफ्तार करने पर उसका कोई भी काम करने पर
उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं हो सकता। बात समझ आई? यानी कोई भी अफसर एफआईए का जो एफआईए एक्ट के तहत कोई भी काम कर रहा होगा, लीगल काम कर रहा होगा, उसके उस काम करने की वजह से या उसके उस काम के खिलाफ कोई भी केस नहीं किया जा सकता। जैसे अगर पुलिस किसी बंदे को पकड़ती है, कोई केस है किसी बंदे के खिलाफ और वो पुलिस उस बंदे को पकड़ती है, तो अब आप पुलिस पर केस नहीं कर सकते कि भाई पुलिस ने इसको क्यों पकड़ा, क्योंकि पुलिस ने कानून के मुताबिक उसे पकड़ा है। इसी तरह एफआईए का अगर कोई बंदा कोई लीगल काम कर रहा है तो उसके खिलाफ केस नहीं होगा। ठीक है, तो ये है जी सेक्शन 8 इंडेमनिटी, ये लफ्ज याद रखना है बस। उसके बाद आ गया जी सेक्शन 9। सेक्शन 9 है पावर टू मेक रूल्स। अब एफआईए एक्ट तो बना दिया, उसमें तो सिर्फ ना मेन मेन एक गाइडलाइन दी गई है, पर अभी हम एफआईए एक्ट का सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं, 8 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो क्या जो 8 सेक्शन हमने पढ़े, क्या इन सेक्शंस की बुनियाद पे एफआईए चल सकती है सिर्फ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए डिटेल्ड रूल्स की जरूरत होती है। तो ये जो रूल्स हैं वो कौन जारी करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। एफआईए को चलाने के लिए, इस इदारे को चलाने के लिए रूल बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। फेडरल गवर्नमेंट किस किस्म के रूल बना सकती है ये भी बताया गया। फेडरल गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगी तमाम मुलाजमीन के लिए, इंक्लूडिंग डीजी। वो बताएगी कि डायरेक्टर जनरल का क्राइटेरिया क्या होगा, एडीजी या डायरेक्टर्स, या आपने एडी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो एडी में भर्ती होने का क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी तनख्वाह वगैरह क्या होगी, ये रूल बना सकते हैं। अब एजेंसी ने दूसरी एजेंसी के साथ मिलकर काम करना है, पुलिस के साथ मिलकर काम करना है, तो वो किस तरह से करना है, कितने किस हद तक काम कर सकते हैं, किस तरह से करना है, इसके इस पर भी रूल बनाया जा सकता है। इसी तरह अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। तो जिस तरह पुलिस मुलाजमीन को अवार्ड देने की जो पावर है वो आईजी के पास है, इसी तरह एफआईए से के मुलाजमीन को जो इनामात है वो देने की पावर किसके पास है? डीजी एफआईए के पास। तो इस पर भी मजीद कानून बन सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये सारे रूल्स बना कौन सकता है? फेडरल गवर्नमेंट। तो ये आ गया जी सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या था? पावर टू मेक रूल्स। देन आ गया सेक्शन 10। जब भी कोई नया कानून बनता है तो वो पिछले वो कई सारे कानून को खत्म भी करता है। इस तरह जब एफआईए एक्ट 1974 आया, इससे पहले स्पेशल पुलिस थी। अब उस स्पेशल पुलिस के लिए पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 काम कर रहा था, वो खत्म हो गया क्योंकि वो पुलिस ही हमने खत्म कर दी। दूसरा हमने पढ़ा था कि स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमेलगमेशन ऑर्डर 1962 वो काम कर रहा था। जब स्पेशल पुलिस ही खत्म होगी तो वो भी खत्म हो गया। एक तो ये दोनों ऑर्डर्स खत्म हो गए। दूसरा, अब इस इदारे में, यानी इससे पहले स्पेशल पुलिस थी, स्पेशल पुलिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो उन लोगों का क्या होगा? तो वो सारे लोग एफआईए के मुलाजमीन बन जाएंगे। जो स्पेशल पुलिस के लोग थे, स्पेशल पुलिस के मुलाजिम थे, वो सारे अब एफआईए के मुलाजिम बन जाएंगे।
इसके लिए फिर उन्हें 30 दिन का टाइम दिया गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर वो बता देंगे कि आया वो अब जो नया इदारा बन रहा है उसके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। अगर काम करना चाहते हैं तो वो रिटर्न अपना बताएंगे और वो फिर वहां पे वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो जो लोग थे उन सबको इजाजत दी गई कि वो लोग अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, इसके तहत स्पेशल पुलिस इससे पहले बहुत सारे केसेस को डील कर रही थी, तो उन केसेस का क्या बनेगा? तो वो जो सारे केसेस थे वो सारे के सारे भी एफआईए के तहत चलेंगे, एफआईए के पास आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये सारा ये आ गया जी हमारे पास सेक्शन 10। इसमें सेक्शन 10 में वही स्पेसिफाइड पर्सन की डिटेल भी बयान की गई है कि वही वो सारे लोग जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिटर्न अप्रूवल दें, अपनी विलिंगनेस शो करें, तो डीजी की रिकमेंडेशन पे वो सारे लोग अपनी अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो उन लोगों को क्या कहा गया? स्पेसिफाइड पर्सन्स। ठीक है, तो ये था जी एफआईए एक्ट 1974 जो 13 जनवरी 1975 को लागू हुआ प्रेसिडेंट के साइन पर, और 17 जनवरी 1975 को ये शाया किया गया। अब मैं इसे जरा सा रिवाइज करता हूँ, आपने भी दिमाग जरा खोल के रखना है, साथ साथ रिवाइज करना है। इंशाल्लाह अभी विद इन 3 to 4 मिनट्स आपको महसूस होगा कि आपको एफआईए एक्ट सारे का सारा आता है। अच्छा, सबसे पहले टोटल के इसके सेक्शंस कितने हैं जी? 10। पहले सेक्शन में क्या है? बोलते जाना है आपने। शार्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यानी शार्ट टाइटल कि इसका नाम क्या है, एफआई एक्ट 1974 इसका नाम है। उसके बाद एक्सटेंट के किस किस पर ये लागू होगा, और कमेंसमेंट कि ये एक ही दफा सब पर लागू हो जाएगा। कमेंसमेंट कहते हैं शुरू कब होगा, तो जैसे ही ये शाया हुआ या जैसे ही इस पर साइन हुए ये एक ही दफा सब पर लागू हो गया, तो ये कमेंसमेंट आ गया। तो ये आ गया जी पहला सेक्शन। पहले सेक्शन में क्या है? उसका नाम, टाइटल वगैरह। दूसरे सेक्शन में क्या है? डेफिनेशंस। उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ रही थी कि एजेंसी किसे कहते हैं, कोड किसे कहते हैं, डीजी किसे कहता, प्रोविंशियल पुलिस किसे कहा, स्पेशल पुलिस किसे कहा। तो ये फर्स्ट में आया नेम, दूसरे में क्या आ गया? डेफिनेशंस, तीसरे में क्या आया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। कोड बता दे, कोड था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। यानी इसके तहत ये बताया जाता है कि कोई भी केस किस तरह से चलेगा, प्रोसीजर बताया जाता है केस का, किस कि कोई भी क्राइम किस तरह से डील होगा, उसका प्रोसीजर। अच्छा, तो ये दूसरे में डेफिनेशंस आ गई। तीसरे में क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी में पहले में क्या बताया गया कि ये कौन कौन से ऑफेंसेस को डील करेगा, यानी इसका वर्किंग पैटर्न क्या होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के सेक्शन 1 में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के जो कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी यानी जो सेक्शन 3 था, उसके सब सेक्शन 1 में ये बताया गया कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको एफआईए डील करेगा। ये एमसीक्यू पेपर में आना है आपको, मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी, एग्जैक्ट एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो सब सेक्शन 1 में क्या आया? कौन कौन से ऑफेंसेस को डील करना है। और सब सेक्शन 2 में क्या आएगा कि ये चलेगा किस तरह से, काम किस तरह से करेगा। यानी डीजी होगा, उसके मेंबर्स होंगे, उनको लगाएगा कौन? फेडरल गवर्नमेंट। तो ये सब सेक्शन सॉरी ये आ गया सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। चौथा सेक्शन कौन सा था? जल्दी बोले, जल्दी बोले। गुड। सुपरिटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी। माइक म्यूट है लेकिन आपने बोलना है, जरा ऊंची आवाज में बोलना है, कोई मसला नहीं। हाँ, इसका पीडीएफ मैं सेंड करता हूँ आपको।
वैसे ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में, लेकिन मैं दोबारा से शेयर करवा देता हूँ तमाम ग्रुप्स में। अच्छा जी, सेक्शन 4 में क्या आ गया? सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी। केस की सुपरविजन कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा जी? डीजीएफआईए। सेक्शन 1 में सुपरविजन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया जी? सेक्शन 4। पहले में क्या था? नेम टाइटल, दूसरे में डेफिनेशन, तीसरे में कॉन्स्टिट्यूशन, चौथे में सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 4 याद हो गए? 4 याद है? जल्दी से डन बोले जिसको याद हो गए 4। गुड, शाबाश। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक 4 ना याद हुए? सबको याद है? दैट्स रियली ग्रेट, शाबाश, गुड। अच्छा जी, 4 अब हो गए। अब पांचवें में अब आगे पावर्स आना शुरू हो गई। पांचवें में पावर, अब पहले याद इस तरह से करें। पांचवें में पावर है एजेंसी मेंबर्स की। पांचवें में मेंबर्स ऑफ एजेंसी की पावर। छठे में अमेंडमेंट की पावर। छठे में क्या है? अमेंडमेंट की पावर के कौन इसमें तब्दीली कर सकता है। और सातवें में डेलीगेशन ऑफ पावर, कि जिसके पास पावर है वो आगे भी दे सकता है या नहीं दे सकता। पांचवा पावर है कौन कौन सी। छठा कि अमेंडमेंट कौन कर सकता है। और सातवां डेलीगेशन ऑफ पावर। 5 6 7 याद हो गया? 5 6 7। पांचवा पावर ऑफ मेंबर ऑफ एजेंसी। छठा अमेंडमेंट। सातवां डेलीगेशन ऑफ पावर। क्लियर? गुड बच्चे। अब पावर कौन कौन सी थी? कि वो सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, सीजर कर सकता है। और वो उसका इंचार्ज कौन होगा? सब इंस्पेक्टर होगा। और सब इंस्पेक्टर जो होगा वो बगैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगा, उसे नीचे नहीं कर सकता, लेकिन वो भी डीजीएफआई की इजाजत से कर सकेगा। अमेंडमेंट कौन कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट। और डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर है किसके पास? डीजी के पास। और वो ही डेलीगेशन कर सकता है, यानी अपना काम डिवाइड करेगा। तो डीजीएफआई डेलीगेशन ऑफ पावर। 7 याद हो गए हमें मुकम्मल? गुड हो गया, शाबाश बच्चे, जबरदस्त। अच्छा जी, 7 हमें याद हो गए। अब 8वां क्या है? इंडेमनिटी। यानी जो बंदा, ये उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया मुलाजमीन को कि भाई एफआईए का बंदा जो काम भी कर रहा होगा उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ये नहीं है कि वो एफआईए के यानी वो किसी केस के सिलसिले में किसी बंदे को गिरफ्तार करे और गिरफ्तारी वाला बंदा जाके पुलिस में केस कर दे कि इसने गिरफ्तार क्यों किया है, तो उल्टा उस पे केस हुआ पड़ो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक हो गया? तो ये क्या हो गया जी? इंडेमनिटी। 8वां क्या है? इंडेमनिटी, यानी उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब अगर 9वां क्या है? पावर टू मेक रूल्स, कि इसके तहत रूल्स को बनाने की इजाजत किसको है या कौन कौन से रूल बन सकते हैं। पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 9 क्या है? पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 10, सेक्शन 10, आखिरी सेक्शन तकरीबन सबका सेम होता है। और वो क्या होता है? रिपील। रिपील रिपील क्या है? यानी इससे पहले जो सेक्शन, ये जो नया कानून बना है, ये पिछले किस किस कानून को खत्म करेगा? रिपील। और इसमें हमने क्या पढ़ा? वो 2 कानून पढ़े कि जिनको खत्म किया जा सकता है या जिनको खत्म किया जाएगा। और वो जो लोग थे उनको दोबारा से मुलाजिम रखा जाएगा। ये सारा रिपील में बताया गया। 9वां है, सेक्शन 9 है पावर टू मेक रूल्स, कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इससे मुतल्लिक मजीद कवानीन बना सकती है। ठीक है, कि डीजीएफआईए के इख्तियारात क्या होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, एजेंसी किसके साथ मिलकर किस तरह से काम कर सकती है। ठीक है, किसकी क्या पावर्स होंगी, ये सारा क्या है? पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 9। और सेक्शन 10 है रिपील, कि कौन कौन यानी इस सेक्शन के आने से या इस एक्ट के आने से, इस रूल के आने से कौन कौन सा सेक्शन, जो रूल्स हैं प्रीवियस, वो खत्म हो जाएंगे। तो ये था जी सेक्शन 10। जी बिल्कुल, पुलिस अवार्ड जो होता है वो आईजी देता है।
आईजी के पास अख्तियार है कि वो किसी को भी अवार्ड दे दे, लेकिन उसने ये पावर्स फिर आगे डेलीगेट की हुई हैं कि उसने आगे एसपी को भी ये पावर दी हुई है, डीपीओ को ये पावर दी हुई है कि वो भी अपने लेवल पे अवार्ड्स वगैरह दे सकते हैं। तो बिल्कुल पुलिस के अवार्ड आईजी देता है और एफआईए के डीजी, और मोटो ऑफ एफआईए है ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। हाँ जी बच्चों, अब मैं जरा आपको क्या कहते हैं, आपके मुंह से टेप उतारता हूँ ताकि आप आजादी से कुछ भी पूछना चाहें, पूछ सकें, कुछ भी बोलना चाहें। आई ट्राइड माई बेस्ट कि हर चीज आपके लिए आसान करूं। तो जी बच्चे, अगर किसी का कोई सवाल है तो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है, अगर वैसे कोई बात है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जी बच्चे। ये सर, ये एफआईए टेस्ट में स्पेशल जो सीट्स होती हैं उनके लिए अप्लाई किया जाता है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, या वैसे एफआईए में ही अप्लाई किया जाता है? अच्छा बच्चे, जब भी अप्लाई होता है हमेशा सीट के लिए ही अप्लाई होता है। अगर आपने अभी अप्लाई किया हुआ हो तो अभी आपने ये जो अभी टेस्ट होने जा रहा है 18 अगस्त को, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का टेस्ट है, ठीक है, और जिसका हमने अभी ये सिलेबस कवर किया। इसी तरह इंस्पेक्टर एफआईए का टेस्ट उसके बाद 20 के 21 से लेके 28-30 तक है मेरा ख्याल है, तो वो इंस्पेक्टर एफआईए का। इसी तरह जो सब इंस्पेक्टर एफआईए है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एफआईए है, इनके जो टेस्ट हैं वो एफआईए बजाते खुद ले रहा होता है, तो हर पोस्ट के लिए ही हमेशा अप्लाई हुआ करता है। जी, और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वैसे सर अभी जो रूल्स मतलब कि एफआई के जो भी रिमूव होने वाले हैं वो रिपीट करते हैं, मतलब कि जो अपने सेक्शन में बताया था 10 के जो मुलाजमीन होंगे उन रूल्स का के ये अंडर, तो बच्चे, कौन कौन से खत्म हो रहे हैं? ये जो एफआईए एक्ट है ना, 3-4 सफ़े का है, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अभी आपके तमाम ग्रुप्स में शेयर होगा। अगर आप हमारे किसी ग्रुप में नहीं हैं तो तस्नीम आप चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दें, तो आप कांटेक्ट हमसे करके वो फाइल ले सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं बता भी देता हूँ कि इसमें पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948, जिसके तहत स्पेशल पुलिस काम कर रही थी पहले, और सेकंड स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमेलगमेशन ऑर्डर 1962, ये दोनों ऑर्डर जो थे वो रिपील किए गए, कैंसिल किए गए, उसकी जगह पे एफआईए एक्ट आया, ठीक है। बाकी मैं आपसे वो फाइल शेयर करूंगा, आपको याद हो गया सारा कुछ, लेकिन हर बंदे ने वो एफआईए एक्ट की जो ओरिजिनल फाइल है वो लाजमी पढ़नी है, हर बंदे ने। पेपर में एज इट इज जुमले आने हैं, पेपर में उसने लाइंस उठा के एज इट इज देनी है, और ये मुफ्त के 16 नंबर है आपके। बाकी किसी, अब करंट अफेयर्स आप जितना मर्जी पढ़ लो, मैथ जितनी मर्जी कर लो, आपको छोटी नहीं है इसमें से आएगा। लेकिन ये 4 सफ़े अगर आपने पढ़ लिए तो 16 के 16 नंबर पूरे के पूरे आपके आ सकते हैं, और आते हैं। और जस्ट सर आपने अब याद कर लिया है, आपका मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, तो लाजमी इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। जी बच्चे। सर पेपर कितने मार्क्स का होता है? जी बच्चे, पेपर हाँ जी। पेपर 100 मार्क्स के होते हैं सारे। एफपीएससी के, पीपीएससी के तकरीबन सारे पेपर 100 मार्क्स के ही होते हैं। जी बच्चे, नेक्स्ट सनम, बोल बोल के इनका तो माइक। सर जी आबिदा। ग्रांट डीजी और आईजी के नेम बता दें। हाँ, ये थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। करंट डीजी एफआईए इज मोहसिन भट्ट, ये भी पूछा जा सकता है। करंट डीजी एफआईए इज मोहसिन भट्ट, और फर्स्ट डीजी एफआईए जो थे वो थे एमवाई और अक्सई। मैं लिख भी देता हूँ। फर्स्ट जो थे वो थे एमवाई और अक्सई, फर्स्ट डीजी एफआईए। और जो करंट है वो है मोहसिन भट्ट। ये 21वें या 22वें का पुलिस ऑफिसर होता है। पुलिस ऑफिसर ही 21वें या 22वें स्केल का डीजीएफआई लगता था, 20वें का भी आई थिंक लगा देते हैं। एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एफपीएस पीपीएससी में होती है। जी बिल्कुल। और किसी बच्चे का कोई सवाल?
सर एफआईए में जॉब्स जो होती हैं वो जो टेस्ट होते हैं उस बेस पे मिलती हैं या फिर पीछे जो मेरिट लिस्ट मतलब जो मेरिट होते हैं मैट्रिक का एफएससी का उस बेस पे मिलती हैं? बच्चे जब मेरिट बनता है किसी भी पोस्ट के लिए तो उसमें सारी चीजें काउंट होती हैं। उसमें आपका मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी, सारे मार्क्स भी काउंट होते हैं, उसमें आपके टेस्ट के नंबर भी काउंट होते हैं। लेकिन जो मेजर है, इम्पोर्टेंट है, वो आपके टेस्ट ही होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का होता है। टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, सारी चीजें यानी मैटर कर रही होती हैं। ओके सर। जी नेक्स्ट, जल्दी से। सर मेरी मीटिंग ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो ये ऑब्जेक्टिव एंड विंग्स का थोड़ा सा बता दें। बच्चे ये आपसे मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? सर 13 जन 1975 को जिस प्रेसिडेंट ने साइन किए थे उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बच्चे 1974 में 1975 में हुआ था। उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और प्रेसिडेंट होगा कौन होगा? फजल इलाही चौधरी होंगे। ओके सर। 1975 में फजल इलाही चौधरी थे। मेरे पीपीएससी वाले बच्चों को कंफर्म कीजिएगा, फजल इलाही चौधरी ही थे ना जी। और किसी का कोई सवाल? सबका सब डन? सर आज आपने बहुत अच्छे से लेक्चर लिया, थैंक यू सो मच। इतनी इंफॉर्मेटिव बातें बताई आपने। मैं हमेशा ही अच्छे से लेक्चर लेता हूँ। सर थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। मैंने फर्स्ट टाइम सुना इसलिए। चले नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको मौका मिलता रहेगा। सर ये पूछना था कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ये एफआईए का कोई ऑफिसर नहीं आ सकता डीजी के तौर पे, या पुलिस ऑफिसर ही आएगा, यानी कि सीएसएफ ऑफिसर ही आएगा? जी बच्चे दोबारा से। पुलिस ऑफिसर ही होता है। सीएसपी जो होते हैं इन्हें इनको अपॉइंट किया जा रहा होता सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि यानी रूल्स क्या है जो एफआई है रूल्स कि नहीं अपने है। ऑफिसर्स हैं है उनमें से रूल नहीं नहीं कोई है। आ रूल सकता? वो अपॉइंट कर सकते हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना होता है। तो एक जो प्रैक्टिस है वो यही है कि एक 20वें, 21वें या 22वें स्केल का जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट किया जा रहा होता है। क्योंकि सीएसपी ही इतनी तरक्की करते हैं कि वो 21वें 22वें तक पहुंचे। जो एडी वगैरह आते हैं ना, मैक्सिमम पोस्ट जो आप ले सकते हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है। तो इनकी प्रमोशंस तो होती हैं लेकिन इतनी नहीं होती कि आप वहां तक जाएं, या इतनी वो इम्पोर्टेंट पोस्ट नहीं। आमतौर पे जो सुपरविजनरी पोस्ट जितनी भी हैं वो सीएसपी को ही दी जाती है। जी बच्चे, और किसी का कोई सवाल? सर फजल इलाही चौधरी कौन है? जी फजल इलाही चौधरी कौन है? प्रेसिडेंट थे उस वक्त जब ये एफआई एक्ट पास हुआ। तरह का क्वेश्चन है तो बोलें। जी पूछिए। आई थिंक आवाज नहीं आ रही या बोल नहीं रहे। ये मेरा था कि मैंने जो फीस जमा कराई थी ना बैंक में जब मैंने अप्लाई किया था, तो वो फीस स्लिप मैंने गुम कर दी है, तो उसका कोई अल्टरनेट है तो बता दें। उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप उसी बैंक में विजिट करें। अगर तो आपके पास कॉपी है उसकी कोई, यानी उसकी कोई तस्वीर वगैरह बनाई है, कॉपी बनाई है आपके पास, तो उसका प्रिंट ले लें। लेके उसी बैंक को विजिट करें जहां से आपने वो की थी। उनके पास वो रिकॉर्ड होगा। वो उस रिकॉर्ड को देख के आपकी जो कॉपी होगी उसको वेरीफाई कर देंगे। वो वेरीफाइड कॉपी आपकी चल सकती है, उसकी बेस पे आपका टेस्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल हो? सर ये जो ये डीजीएफआई है ये अपनी जो पावर्स हैं वो मतलब किस हद तक मेंबर्स को दे सकते हैं? बच्चे ये अब डिफाइंड है ये चीजें। वो फॉर एग्जांपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पास कौन सी पावर्स हैं, डायरेक्टर्स के पास कौन, वो सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। बाकी आप पेपर से ओरिएंटेड फोकस्ड रहें। अभी आप डीजीएफआई नहीं बन रहे जो आपको परेशानी हो कि भाई कौन कौन से दे सकता है। अच्छा सर, मैंने
ये पूछना था कि फेडरल गवर्नमेंट से मुराद पीएम भी है या जस्ट इसको काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। फेडरल गवर्नमेंट से मुराद फेडरल कैबिनेट होती है और पीएम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फेडरल कैबिनेट। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये जो डीजी एफआईए होता है मतलब कितने अरसे के लिए होता है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं, होता है इसका कोई मतलब? स्पेसिफिक टेन्योर नहीं है, हुकूमत जब चाहे लाए, जब चाहे भेज दे। ठीक है सर। चले ठीक है जी, ऑलमोस्ट तमाम चीजें आपकी क्लियर है। जी अमीन, आपका कोई सवाल? सर ये जो एफआईए है ये नेशनल लेवल पर इसकी ब्रांचेस है और इंटरनेशनल लेवल पर भी कनेक्ट आएंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि एफआईए का एक विंग है, नेशनल क्या था, सेंट्रल ब्यूरो, एनसीबी। तो एनसीबी का जो काम है वो इंटरपोल से लिंक्ड होता है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ये इंटरपोल से लिंक है, यानी इंटरपोल की जो कार्रवाइयाँ होती हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के जो केसेस, पाकिस्तान के जो मुजरमान बाहर होते हैं, तो वो एफआईए का जो एनसीबी है उसी के जरिए से इंटरपोल से वो मंगवाए जाते हैं, वो जो भी काम होता है उसके जरिए से करवाया जाता है। ओके सर। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। में नंबर शेयर कर दें कांटेक्ट में। मजीद अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। नंबर यहाँ पे अभी शेयर हो जाता है, आप किसी भी वक्त हमारे किसी भी चैनल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए और मेहनत करें, कुछ बन के दिखाएं अपने लिए, मुल्क कौम के लिए और अपने से मुंसलिक लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।